हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी मेनका एंड स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इट्स मेनका शो में, जहां मैं बातें करती हूं उन मोटिवेशनल लोगों की OMG स्टोरी के बारे में या उनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में जो आपको मोटिवेट करेगी, आपको इंस्पायर करेगी आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। सो विदाउट डूइंग फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट द शो। एक्सक्यूज़ मी, मैं शो शुरू करूं उससे पहले एक थैंक यू तो बनता है। थैंक यू कि आपने मुझे मेरे पिछले सारे वीडियोस के लिए इतना सारा प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया। तो मुझे ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, उसे शेयर करते रहिए और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं शो। शाहरुख खान की मूवी ओम शांति ओम का एक छोटा सा डायलॉग है कि अगर आप किसी चीज़ को बहुत ही शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात लग जाती है उसे आपसे मिलाने में। तो आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे इंसान के बारे में जो इस डायलॉग को बिल्कुल भी नहीं मानता है, जिसका कहना ये है कि अगर आप किसी भी चीज़ को शिद्दत से चाहें तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है उसे पाने में। आप किसी भी चीज़ को यूं ही नहीं पा सकते हैं। जिन्होंने रेडियो की दुनिया में तहलका ला दिया, जिन्होंने कॉल सेंटर की दुनिया में तहलका ला दिया, जिन्होंने एक सेट पैटर्न को तोड़ दिया और ये बताया कि रेडियो पे या कॉल सेंटर में बात करने वाला इंसान एक रोबोट नहीं होता है, वो एक नॉर्मल इंसान होता है और वो भी नॉर्मल इंसान की तरह बातें करता है। जिन्होंने बहुत ही सुपरहिट शो दिए लाइक दिल्ली का डॉन, सनसेट समोसा, बम्पर टू बम्पर, डॉक्टर लव, टोटल फिल्मी, और उन्हें उनके इस अतुलनीय योगदान और इस सुपरहिट शोज़ की वजह से बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें उनके शो सनसेट समोसा के लिए लगातार 3 बार स्पार्कलर अवार्ड मिला है। उन्हें नेशनल टीवी अवार्ड मिला है 2G सेक्टर में। उन्हें आइकन अवार्ड मिला है, बेस्ट आइकन अवार्ड मिला है। उन्हें बेस्ट RJ अवार्ड मिला है 2015 में, जिन्हें उन्हें गोल्डन माइक से सम्मानित किया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं कि नावेद सिद्दीकी, जी हाँ, मैं RJ नावेद के बारे में बात कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कि नावेद सिद्दीकी कैसे RJ नावेद बन गए। नावेद सिद्दीकी यानी RJ नावेद का जन्म हरियाणा के फरीदाबाद में 1 मई 1976 को हुआ था। बेसिकली वो यूपी के बुलंद शहर के बुरगासी गांव से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनका जन्म हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ था। उनके पापा एक किसान थे, उनकी मम्मी होम मेकर थी, उनकी 2 छोटी बहनें थी जिनकी सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। नावेद पहले तो फरीदाबाद में रहते थे क्योंकि उनके पापा किसानी की कमाई से इतना ज़्यादा नहीं कमा पाते थे, तो वो फरीदाबाद में लोहा पीटने वाले के असिस्टेंट का काम करते हैं। जी हाँ, वो बेसिकली लोहा पीटने का भी काम नहीं करते थे। लोहा जब पीटा जाता है तो उसको एक इंसान पकड़ करके खड़ा रहता है। तो नावेद के पिताजी वो असिस्टेंट का काम करते थे, उसे पकड़ने का काम करते थे। चूँकि काम बहुत छोटा था तो उससे आमदनी बहुत अच्छी नहीं थी, तो घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। तो नावेद 13 साल फरीदाबाद में रहे। फरीदाबाद के बाद फिर वो अपने गाँव अपनी आगे की पढ़ाई के लिए बुरगासी चले गए। बुरगासी में नावेद की प्रारंभिक शिक्षा हुई। प्रारंभिक शिक्षा में वो जिस स्कूल में पढ़ा करते थे उसकी स्थिति इतनी ख़राब थी कि स्कूल के ऊपर छत तक नहीं थी। टाट पट्टी पे बैठते थे, कलम दवात से लिखते थे और इसके साथ भी नावेद का पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता था। जी हाँ, वो पढ़ाई में बिल्कुल अच्छे नहीं थे। वो खेल कूद, मिमिक्री, मजाक करना, बस इसी में आगे थे। और तो और वो इतने शैतान थे कि उन्हें हरदम मुर्गा बनाया जाता था। उन्हें क्लास में सबसे आगे बैठाया जाता था ताकि टीचर को मेहनत न लगे उन्हें चाटा मारने में, टीचर आसानी से उन्हें चाटा मार सके। तो नावेद की प्रारंभिक शिक्षा ऐसी हुई। नावेद पूरे गांव में घूम घूम कर लोगों को मुर्गा बनाया करते थे। नावेद बताते हैं, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए कहते हैं कि मुझे छठी के दूध की कहावत उस दिन समझ आई जिस दिन मैंने स्कूल में 6th क्लास में पहली बार अंग्रेज़ी पढ़ी। नावेद बोलते हैं, जी हाँ, हमारे समय में प्राथमिक विद्यालय में 6th क्लास में अंग्रेज़ी पढ़ाई जाती थी और मैं तो हमेशा से गधा था। तो जब पहली बार स्कूल में टीचर आए, इंग्लिश के टीचर आए, तो कुछ तेज़ स्टूडेंट होते हैं, हम सबके क्लास में होते थे, वैसे नावेद की क्लास में भी थे। तो उन्होंने पूछा कि ये मास्टर जी इनका क्या मतलब होता है। मास्टर जी बड़े गुस्सा है। मास्टर जी बोले, तुम्हें इनका मतलब नहीं पता? इनका मतलब होता है अंदर। तो
बच्चा शैतान था, तेज भी था। उन्होंने बोला IEEN का मतलब, तो मास्टर जी बोले उसका मतलब होता है थोड़ा और अंदर। अब नावेद अपने इस एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए कहते हैं कि सोचिए जब हमारे मास्टर जी ऐसे थे तो हम कैसे होंगे। नावेद बोलते हैं कि मुझे उतनी ही अंग्रेज़ी आती है जितनी मैंने या तो लोगों से सुनी या टूटी फूटी अपने मास्टर जी से पढ़ी। तो नावेद ने अपनी स्टार्टिंग की शिक्षा ऐसे की। उसके बाद नावेद 12वीं के बाद दिल्ली चले गया और दिल्ली के जामिया यूनिवर्सिटी से BBS किया। और जब वो दिल्ली गए तो उनका परिवार भी वहीं चला गया। उनकी 2 छोटी बहनें, उनके माता पिता, उनकी बहनें उनसे छोटी थी तो उनकी शादी की जिम्मेदारी नावेद के ऊपर थी। माता पिता की तबीयत का ध्यान रखना, घर को चलाना, ये सारा नावेद के ऊपर था। तो नावेद कॉलेज के बाद 4 बजे के बाद वो पार्ट टाइम जॉब भी करते थे। वो लोहे की रॉड लगाने का काम करते थे जिस पे कर्टन टांगा जाता था। एक रॉड का उन्हें 10 रुपये मिलता था और इस तरीके से वो महीने के 2,500 से 3,000 रुपये कमा लेते थे। नावेद स्कूटर पे रॉड रख करके, उसके अपने दोनों पैरों के बीच में रॉड रख करके दिल्ली की तंग गलियों में जाते थे और रॉड लगाने का काम करते थे। जहाँ वो रॉड लगाने जाते थे कभी कभी तो उनके साथ बहुत अच्छे से बिहेव होता था, कभी बहुत ख़राब बिहेव होता था। और कुछ लोग तो पानी तक नहीं पूछते थे, पानी मांगने पे देते नहीं थे। नावेद रॉड धीरे धीरे लगाते थे ताकि वो टीवी भी देख सके जिस घर में रॉड लगाने गए हैं, क्योंकि उनके घर में टीवी नहीं हुआ करती थी। और वो हमेशा से इस दुनिया में, एंटरटेनमेंट की दुनिया में उनका बहुत ज़्यादा रुझान था। फिर नावेद केवल रॉड लगाने का काम नहीं करते थे, वो खिलौने बेचने का भी काम करते थे। वो मीना बाज़ार से 50 पैसे के अनपैक्ड खिलौने लाते थे और उसको मंगल बाज़ार में चादर के ऊपर रख के पैक करके 50 पैसे के खिलौने को 2.5 रुपये में बेचते थे। उनके ऊपर परिवार की इतनी सारी जिम्मेदारी थी, इसलिए उन्हें बहुत तरह के काम करने पड़े। फिर नावेद ने जब BBS पास किया, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, तो वो दुबई चले गए। एक्चुअली उन्होंने मूवीज़ में देखा था, सुना था कि जो दुबई जाता है उसका करियर सेट हो जाता है, वो रातों रात अमीर हो जाता था। ऐसा नावेद को लगा और नावेद सीधे दुबई निकल गए। दुबई निकले तो वहाँ की जो सच्चाई थी, जो सैड सच्चाई थी, वो नावेद के सामने आई। नावेद दुबई में पहले तो एक डिजिटल स्टोर में, मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में सेल्स का काम करने लगे। उस सेल्स के काम में नावेद को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। वो 11-11 घंटे खड़े रहते थे। और चूँकि नावेद को दुबई की भाषा नहीं आती थी और इंग्लिश तो उनकी हमेशा से तंग थी, तो वो जब सेल करते थे ना, तो उसमें भी अपनी मिमिक्री और अपने कॉमिक सेंस का यूज़ करते थे, जिससे उनका काम वहाँ भी अच्छा चल रहा था। लेकिन वो बताते हैं कि जब वो वहाँ काम करते थे और 11 घंटे बाद जब उन्हें बैठने को मिलता था, तो उनको बैठने से ज़्यादा खुशी खाना खाने की होती थी। उन्हें लगता था कि भाई अब तो पैरों को आराम मिल गया। उन्हें सबसे ज़्यादा खुशी वहाँ पे इस चीज़ की थी। नावेद ने उस काम को थोड़े दिनों तक किया, फिर वो कतर शिफ्ट हो गए। कतर चले गए। कतर में वो क्या करते थे, एक पाइपलाइन की ऑफिस थी, तो उस ऑफिस के साइड पे काम करते थे एज अ पियोन। उनका बेसिक काम था फ़ोटो स्टेट करना, जो मेल आते हैं उनको प्रिंट आउट निकाल करके, उसकी कॉपी निकाल करके उसको फाइल में नत्थी करना, अटैच करने का काम था। और साइड पे वर्करों के साथ थोड़ा ऑब्ज़र्वेशन करना। और उनका वहाँ पे मेन बात ये थी कि उनको इंग्लिश और अरबी बिल्कुल नहीं आती थी। और उनका जो जस्ट बॉस था वो फ़िरंग था। काम तो बहुत डिफ़िकल्ट था वहाँ पे। और लेकिन उनके साथ ये समस्या थी, अच्छा था कि उनके जो साथ में काम करने वाले लोग थे वो लोग यूपी और बिहार से बिलोंग करते थे, तो नावेद की और उनकी आपस में बनती थी। वहाँ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए नावेद कहते हैं कि एक दिन क्या हुआ, पाइपलाइन फट गई। पाइपलाइन फट गई तो उन्हें और उनके दोस्त को उस फ़िरंग बॉस को बताना था कि पाइपलाइन फट गई। तो वो लोग इंग्लिश में सर के अलावा और कुछ नहीं जानते थे। तो नावेद आए और उन्होंने और उनके दोस्त ने वो जो बलून फूटता है, फा, इस तरीके से कहा। उनका फ़िरंग बॉस तुरंत भागा, वो समझ गया कि पाइपलाइन फट गई। नावेद को उस दिन इतना आश्चर्य हुआ, वो सोचे कि भाई ये इशारों की भाषा कितनी अच्छी होती है, कुछ कहना भी नहीं पड़ता और लोग समझ जाते हैं। इस तरीके से नावेद कतर में भी काम कर रहे थे, लेकिन वहाँ वो कुछ ही समय काम कर पाए क्योंकि उनकी जो माता जी थी, उनकी जो माँ थी, वो बहुत बीमार हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें दिल्ली वापस लौटना पड़ा।
1.5 साल तक वो कतर में थे, फिर वहाँ से दिल्ली आ गए। जब नावेद दिल्ली आ गए तो उनके पास सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जॉब कहाँ किया जाए, कैसे किया जाए कि घर की स्थिति सुधर जाए और मम्मी का इलाज भी हो पाए। तो नावेद को बोलने का, आवाज़ें निकालने का, कॉमेडी करने का, इन सब का बड़ा शौक़ था। तो किसी भाई साहब ने उन्हें सजेस्ट किया, यार तुम बोलने में तेज़ हो और अब कॉल सेंटर का काम चलने लगा है तो तुम कॉल सेंटर में जॉब कर लो। नावेद ने एयरटेल में इंटरव्यू दिया और पहली ही बार में सेलेक्ट हो गए। लेकिन वहाँ पे उनका टास्क ये था कि उन्हें 4 आवाज़ में बात करना पड़ता था। जैसा कॉल आ जाता था उस तरीके से उन्हें बात करना पड़ता था। नावेद जब एयरटेल में शिफ्ट हुए तो उनके बॉस ने सबसे पहले उन्हें कॉल लेना सिखाया, मॉक कॉल दिया। मॉक कॉल में बड़ा अजीब तरीके से एक रोबोटिक व्यू में बात किया। नावेद को लगा यार ये बंदा तो अभी एकदम सही था, इसको अचानक से क्या हो गया, ये कैसे रोबोट बन गया। तो नावेद ने एक्चुअली, वो नियम था, वो वहाँ उस समय सेट रूल था कि ऐसा बात करना था। हालांकि किसी लॉ में नहीं लिखा था कि हर कॉल सेंटर वाले को ऐसे ही कॉल लेनी है, पर सब ऐसे लेते थे तो नावेद को भी ऐसे लेना पड़ा। उस फ्लोर पे जिस पे वो काम करते थे उस पे 200 बंदे थे और वो सब इसी आवाज़ में बात करते थे। तो नावेद ने भी 3 दिन उसी तरह कॉल लेने की कोशिश की, पर तीसरे दिन उनके अंदर से आवाज़ आई, कुछ गलत कर रहा है भाई, तो ये नहीं है। नावेद हमेशा यूथ को, सबको ये बोलते हैं कि इस दुनिया का सबसे बड़ा काम है ओरिजिनल होना, और जो ओरिजिनल है उसकी सक्सेस तय है, पक्की है। नावेद ने तीसरे दिन कॉल उठाया और वो ओरिजिनल बन गया। उनके पास एक भड़के हुए कस्टमर का कॉल आया, उसने उल्टी सीधी बात शुरू कर दी। नावेद ने क्या कहा, अरे भाई और सब बता, सब सही है, बता घर में भाभी जी और बच्चे कैसे हैं। वो बंदा उधर सन्न रह गया। 15 सेकंड तक तो वो चुप था। फिर उसके बाद बोला, भाई तू ओरिजिनल क्यों नहीं बात कर रहा है, ऐसे थोड़ी ना बात करते कॉल सेंटर वाले। सोचिए इतने लोग उस तरीके से बात करते थे, तो उस बंदे की भी परसेप्शन वही बन गई थी कि कॉल सेंटर वाले जो होते हैं वो रोबोटिक व्यू में बात करते हैं, हाँ भाई साहब नहीं बोलते हैं। तो नावेद ने रिस्क लिया और बात की और उस बंदे को काम डाउन कर दिया, उसका गुस्सा शांत किया और उसके केस को भी सॉल्व किया। पहले तो ऑफिस में लोग घबराए हुए थे, लेकिन उसके बाद नावेद को बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला। उनकी कॉल 3 दिन तक चलाई गई, सबको बताया गया कि आप कॉल ऐसे भी ले सकते हैं, और ये एक मतलब कॉल सेंटर की इंडस्ट्री में ये एक रेवोल्यूशन से कम नहीं था, क्योंकि सब रोबोट बने फिरे थे। अब नावेद वहाँ पे काम कर रहे थे, अलग पैटर्न पे जी रहे थे। इवन नावेद लड़की बन कर के बात करते थे। नावेद कॉल सेंटर में 1.5 साल तक काम किए और रात में लड़की बन कर के कॉल पिकअप करते थे। लड़के उन्हें फ़ोन करते थे, उन्हें कोई प्लान नहीं लेना होता था, उन्हें बस नावेद का प्लान पूछना पड़ता था, और नावेद भी खुशी खुशी प्लान बताते थे। वो बोलते हैं, मैं उस ज़माने में बड़ी खुश रहा करती थी, वो मेरा सबसे गोल्डन टाइम था। कुछ लोगों ने उनसे शादी का प्लान बना लिया था, कुछ लोगों ने बच्चों का नाम भी सोच लिया था। और नावेद कहते थे लड़के मुझे पटाते थे और मैं बड़ी आसानी से पट जाती थी। और वो बोलते थे कि भाई इस दुनिया में सबसे इजी काम है लड़कों से पटना। कुछ लोग तो किस के चक्कर में प्लान खरीद लेते थे और वो किस उन्हें आज तक नहीं मिली। नावेद बुढ़े भी बन जाते थे कॉल सेंटर में। जब भी कोई भड़का हुआ कस्टमर आता था, मतलब एकदम हाइपर, एकदम ऊंचे लेवल का भड़का हुआ कस्टमर आता था, तो वो कॉल नावेद को ट्रांसफ़र की जाती थी और नावेद बुढ़े की आवाज़ में उस कस्टमर से बात करते थे। वो बोलते थे, क्या दादा तुम कहाँ फंस गए इस कॉल में, तुम छोड़ो। नावेद बोलते थे, नहीं बेटा मैं तुम्हारी समस्या को सॉल्व करूँगा। मैं तो वैसे नहीं बोल पा रही हूँ बुढ़े की आवाज़ में, पर आप नावेद का वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत खुश होंगे। नावेद बुढ़े की आवाज़ में बात करते थे, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे, हाइपर कस्टमर को काम डाउन करते थे। फिर इसी बीच नावेद की लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया। नावेद के एक फ्रेंड थे, उन साहब के मोबाइल पे एक मैसेज आया कि अगर आरजे बनना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल कीजिए। उन्होंने नावेद को बताया। चूँकि नावेद के पास पैसे तो बचते नहीं थे, क्योंकि उनके ऊपर फैमिली की बहुत जिम्मेदारी थी, तो नावेद ने अपने दोस्त का फ़ोन बोरो किया, और चूँकि वो प्रीमियम नंबर था तो उस नंबर पे पर कॉल की जो रेट होती थी वो 12 रुपये लगती थी। नावेद ने फ़ोन लिया, लगाया। जैसे ही फ़ोन लगाया, जिस एरिया में नावेद थे वहाँ पे मस्जिद में अजान की आवाज़ आने लगी। नावेद फट से भागे, एक लाला जी की दुकान में घुस गए। लाला जी डांट ही रहे थे। नावेद ने बोला, मेरी माँ आईसीयू में है, मुझे बात कर लेनी चाहिए, ये हो सकता है उनकी आखिरी कॉल हो। अंदर गए और बोले,
हेलो, मैं आरजे नावेद बोल रहा हूँ। लाला साहब ने कहा, कैसी तेरी माँ बीमार है बे। लेकिन नावेद ने पूरी बात की। जब उन्होंने फ़ोन लगाया उस नंबर पे तो सबसे पहली बात ये आई कि दिल्ली टाइम्स के पहले पेज का फर्स्ट आर्टिकल पढ़िए इंटरव्यू देने के लिए। नावेद के पास ना दिल्ली टाइम्स था और ना ही टाइम था और ना ही पैसे थे कि वो इस तरीके से पढ़े। उन्होंने उस इंटरव्यूअर को इतना अच्छे से आरजे नावेद बनकर के बात किया कि 35,000 लोगों ने ऑडिशन दिया था उसके लिए, उस रेडियो मिर्ची प्राइवेट एफएम के लिए, और नावेद उसमें सेलेक्ट हो गया। और उसमें से केवल 5,000 लोग सेलेक्ट हुए थे जिन्हें मुंबई बुलाया गया था, जिसमें नावेद भी थे। नावेद मुंबई गए ऑडिशन देने के लिए। अजीब अजीब से टास्क दे दिए जाते थे। बोला जाता था सो जाओ और इस बारे में बात करो, इस बारे में मिमिक्री करो। नावेद वो भी करते गए। 5,000 लोगों में से 10 लोग सेलेक्ट हुए, जिसमें से 8 लड़के 2 लड़कियां थी, और नावेद उसमें से भी सेलेक्ट हो गया। नावेद कहते हैं कि मैं शायद उसमें इसलिए सेलेक्ट हो गया क्योंकि मैं ओरिजिनल था। मैंने कोई मास कॉम का कोर्स नहीं किया था, मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती थी, मेरे अंदर बहुत सारी कमियां थी, लेकिन मैं सेलेक्ट हो गया। और सबसे अच्छी बात नावेद की ये है कि वो कहते हैं कि मुझे पता था कि मेरे अंदर क्या कमी थी। वो बोलते हैं कि जब वो कतर में थे या दुबई में थे तो जब उनको घर पे कॉल करना होता था तो वो सबसे पहले कागज़ पे सारी चीज़ें लिख लेते थे कि उन्हें क्या बात करनी है, और वो उसी पैटर्न में घर पे बात करते थे। वो बोलते थे कि मैं लिखता था तो मुझे उससे इतना प्रॉफिट हुआ कि मुझे पता चला मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती है, मैं ठीक से साफ बोल नहीं पाता हूँ, मेरी प्रोनाउंसिएशन नहीं अच्छी है, मैं गुड लुकिंग नहीं हूँ, मैं गाँव का हूँ। तो नावेद ने उन सारी कमज़ोरियों को अपनी ताकत बनाई और रेडियो में डाल दिया। नावेद ने रेडियो में डाल दिया। वो यूथ को भी कहते हैं कि सबसे पहले ये मत पता करो कि आपकी ताकत क्या है, ये पता करो कि आपकी कमज़ोरी क्या है। नावेद वो सारी कमज़ोरी को जान गए थे, उन्होंने उसे रेडियो में डाल दिया। नावेद का सिलेक्शन हुआ। नावेद जिस रेडियो में आए वो इंडिया का पहला प्राइवेट रेडियो रेड एफएम था, रेडियो मिर्ची था, जिसको एयरटेल के साथ पार्टनरशिप में शुरू किया गया था। नावेद जब उसमें आए तो उन्हें पहला उनका शो मिला डॉक्टर लव। डॉक्टर लव में एक आरजे होता था जो लोगों की लव स्टोरी से जुड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करता था। तो जो पुराने डॉक्टर लव थे उन्होंने अगेन नावेद को मौका दिया। उन्होंने फ़ोन उठाया तो एक बंदे ने कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड है जो मुझसे 25 दिनों से बात नहीं कर रही है, मेरे कॉल का रिप्लाई नहीं दे रही है, मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रही है। तो डॉक्टर लव ने कहा सुनो, तुम उसका वेट करो, उसको कार्ड भेजो, उसको फ्लावर भेजो और वो मान जाएगी। लेकिन जब आरजे नावेद डॉक्टर लव बने और उनके पास सेम ऐसा केस आया तो उन्होंने कहा सुनो, अब तो वो जा चुकी है, तुम ऐसा करो दूसरी को खोजो। तो नावेद ने रेडियो की दुनिया में भी अपनी चीज़ों को डाल दिया और अपनी चीज़ों को इस तरीके से डाल दिया कि लोग उनके फ़ैन हो गए। लोग उन्हें कॉल करके पूछा करते थे भाई कौन बंदा है जो ऐसे ऐसे सॉल्यूशन देता है। फिर डॉक्टर लव के बाद नावेद के पास दूसरा शो आया टोटल फिल्मी, जिसमें उन्हें फ़िल्मों का रिव्यू करना पड़ता था। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि नावेद फ़िल्मों का रिव्यू तो कर देते थे बट कभी देखते नहीं थे फिल्म की स्टोरी। वो अपने दोस्तों से या अपने फैमिली से पूछते थे और उसका रिव्यू कर डालते थे। फिल्म वो बताते हैं कि वो इसलिए नहीं देख पाते थे क्योंकि एक तो वो 2 जॉब एक टाइम में करते थे और दूसरा उनके पास पैसे नहीं होते थे फिल्म देखने के। कुछ मूवी अंग्रेज़ी में होती थी तो उन्हें अंग्रेज़ी नहीं समझ में आता था। तो नावेद ने पहली फिल्म का रिव्यू किया टाइटैनिक का और उसको जोड़ दिया अपने गांव से। उन्होंने रोज़ को तो जैक राने दिया, रोज़ को छपरिया बना दिया और टाइटैनिक में वो सारी चीज़ें डाल दी जो कभी टाइटैनिक में थी ही नहीं। और लोगों को इतना पसंद आया कि सब कॉल करके पूछते थे। किसी दिन नावेद फ़ोन पे हंस के बात नहीं करते थे लोग, या रेडियो पे हंस के नहीं बोलते थे तो लोग कॉल कर देते थे, कहते थे भाई हुआ क्या है नावेद, तू हंस क्यों नहीं रहा है। नावेद हंस के बात करने लगे। वो आपको मैं कुछ एग्जांपल देती हूँ कि वो टाइटैनिक मूवी के रिव्यू में क्या डाला। उन्होंने टाइटैनिक मूवी के रिव्यू में ये डाल दिया कि रोज़ और उनकी फ्रेंड एक दूसरे के जुएँ खोज रही हैं। उन्होंने ये बताया कि रोज़ कहती है जैक से यार मैं बहुत बोर हो रही हूँ, मैं क्या करूँ। तो जैक कहता है चलो गुड़ चिपक चिपक मक्खी भिनक भिनक खेलते हैं। ये एक गेम होता है जो गाँव में खेला जाता है, छोटी उम्र के बच्चे खेलते हैं। तो वो डाल दिया।
मतलब हॉलीवुड को सीधे बुर्गासी से जोड़ दिया और लोगों को पसंद आया। नावेद सारे लोगों की भाषा को सीखते हैं, वो जाट, गुज्जर, पंजाबी सबकी भाषा सीखते हैं और उनके पास कॉल सेंटर में भी जिस स्टेट से कॉल आता था उस स्टेट की भाषा में बात करते थे ताकि कनेक्शन बिल्ड हो पाए, लोग एक दूसरे को समझ पाए। यही नावेद करते हैं अपने रेडियो में भी। फिर उनके पास तीसरा शो आया मिर्ची मुर्गा, जिसमें प्रैंक किया जाता था। ये नावेद का सबसे सुपर हिट शो है जो लगभग 12 साल से सुपर हिट ही रहा है। 2004 में नावेद रेडियो में आए थे, तब से ये शो चल रहा है और ये सुपर हिट है। नावेद जब आए मिर्ची मुर्गा में जिसमें प्रैंक होता था, तो नॉर्मली जो रेडियो प्रैंक कराता था वो साल भर में एक दिन दिवाली पे कराता था। नावेद ने दिवाली में प्रैंक किया, ढाबे वाले को कॉल किया, कहा राजमा चावल दे दो, बिना राजमा। ढाबे वाले ने इसी तरीके से पूरा मेन्यू लिख लिया और ये शो इतना चला कि भाई मिर्ची वालों ने कहा भाई तब प्रैंक केवल दिवाली पे ही क्यों करना, हर त्यौहार पे करो। प्रैंक हर त्यौहार पे शुरू हो गया। फिर बोला कि केवल हर त्यौहार पे क्यों, बल्कि हर मंथ करो, हर मंथ शुरू हो गया। फिर बोला हर मंथ क्यों, हर रोज़ करो, हर रोज़ शुरू हो गया। फिर इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ गई कि दिन में 2 बार आने लगा। पहले केवल दिल्ली में ये मिर्ची मुर्गा चलता था, फिर वो दिल्ली से के अलावा इलाहाबाद, कानपुर हर जगह चलने लगा। फिर उसके बाद इसको यूट्यूब पे भी डाल दिया गया और मिर्ची मुर्गा आज भी सुपर हिट है और आज भी नावेद को उसके लिए अवार्ड्स मिल रहे हैं। तो इस तरीके से नावेद मिर्ची मुर्गा करते थे। लेकिन मिर्ची मुर्गा के साथ मतलब एक प्रैंक कॉल के साथ वो सोशल मैसेज भी देने लगे। ये शायद आरजे नावेद ही कर सकते हैं। एक्चुअली सोशल मैसेज प्रैंक के साथ तब आया, उस समय जब ये कर रहे थे तो दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट हुआ था। उस ब्लास्ट में बहुत सारे लोग मारे गए थे, तो उस दिन नावेद को प्रैंक करने का बिल्कुल मन नहीं था। तो लेकिन उनके ऊपर प्रेशर था कि उन्हें करना है, तो उन्होंने प्रैंक किया और उसके साथ एक सोशल मैसेज डाल दिया कि कैसे ये सारी चीज़ें गलत हैं, कौन सी हेल्प लाइन नंबर है जिस पे आप कंसल्ट कीजिए जानने के लिए, ब्लड डोनेशन कैसे करिए। तो इस तरीके से नावेद ने सोशल मैसेज भी देना शुरू कर दिया। नावेद ने सिर्फ इतना ही नहीं किया, वो एसिड अटैक, रेप केस हर बारे में सोशल मैसेज देते थे प्रैंक के साथ। जब नावेद से पूछा गया कि उनका सोशल मैसेज क्या, सबसे अच्छा प्रैंक विद सोशल मैसेज क्या था, तो उन्होंने बताया कि एक मोहतरमा थी जो अपने पति को उनके पेरेंट्स से नहीं मिलने देती थी। तो आरजे नावेद ने उन मोहतरमा को फ़ोन किया, चूँकि उनका जो बच्चा था और उनके जो पति थे वो लोग सेम स्कूल के ही एलुमनाई थे। तो नावेद ने उनके बच्चे के स्कूल से स्कूल स्टाफ बन कर के फ़ोन किया मोहतरमा को, बोला कि मैं XYZ स्कूल से बोल रहा हूँ, मुझे आपके बच्चे का एक फॉर्म फिलअप करना है जिसमें मुझे आपसे पूछना है कि आप अपने बच्चे से फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेशन रखती हैं। तो उन्होंने बोला मैं क्या एक्सपेक्टेशन रखूँगी, बस पढ़ लिख कर ले, अच्छा आदमी बन जाए, हम लोगों का ध्यान रखे। नावेद तुरंत हंसने लगे। नावेद बोला कि आश्चर्य की बात है, मुझे एक फॉर्म मिला है 25 साल पहले का, जिसमें उनके माँ बाप ने आप जो बता रही हैं कि आप सिद्धार्थ से अपने बेटे से क्या उम्मीद रखती हैं, उनके माँ बाप भी सेम उम्मीद रखते हैं। कैसे कैसे मूर्ख लोग हैं, कहाँ से उम्मीद रख सकते हैं। और मोहतरमा आपको शायद जान के दुख हो, ये फॉर्म आपके पति का है जिसको आपके इन-लॉज़ ने भरा था। वो मोहतरमा रोने लगी, बहुत रोई। नावेद ने उन्हें समझाया, वो मान गई। तो वो बोलते हैं कि मैं सोशल मैसेज प्रैंक के थ्रू इसलिए देता हूँ क्योंकि अगर आप किसी बात को डायरेक्ट बोलेंगे तो कोई नहीं मानेगा, अगर आप सोशल मैसेज के थ्रू बोलेंगे तो शायद लोग उसको मान जाएंगे। दूसरी चीज़, उनका दूसरा जो बहुत फेमस हुआ जो उनका प्रैंक था, जिसको कपिल शर्मा शो में भी दिखाया गया और ढिशुम मूवी में भी दिखाया गया, वो मैट्रिमोनियल साइट से उन लोगों की फ़ोटो पिक करते थे जिसको कोई पसंद नहीं करता था। तो नावेद उनको फ़ोन करके कहते थे, अरे मैंने आपकी फ़ोटो 1 घंटे देखी लेकिन आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए। मेरी बीवी ने आपकी फ़ोटो 1 घंटे देखी तो भी आप बिल्कुल नहीं पसंद आए। ये डायलॉग इतना फेमस हुआ कि इसको मूवी में ले लिया गया और ये एक तरीके से बहुत ट्रेंडिंग डायलॉग बन गया। नावेद बोलते हैं कि मुलायम सिंह ने एक बार एक भाषण में कहा था, मतलब पेपर में बोला था कि रेप को लेकर के, कि रेप में लड़कियों की ही गलती है, जब लड़कियां ऐसे निकलेंगी तो लौंडे तो रेप करेंगे ही। तो इसका जो समर्थन था
इस आर्टिकल का जो समर्थन था वो नोएडा के एक विधायक कर रहे थे। तो आरजे नावेद ने उनके साथ प्रैंक कॉल किया, उनको कॉल किया, उनकी फैमिली के बारे में पूछा, सब कुछ पूछा और बोला कि अपनी बेटी से बात कर रही है। उनकी बेटी का नाम नेहा था। फ़ोन लिया, नावेद ने बोला कि नेहा आज रात मेरे साथ कॉफ़ी पे चलोगी, लेकिन ये बात अपने पापा को मत बताना। नेहा एकदम भड़क गई। उन्होंने आरजे नावेद को बहुत कुछ बोला और फ़ोन अपने पापा को दे दिया। उनके पापा ने नावेद को गोली मारने तक की धमकी दे दी। तो नावेद ने बोला, मैंने कॉफ़ी के लिए आपकी बेटी को पूछा, आपको इतना बुरा लगा और आप किसी बच्ची का रेप होने का समर्थन करते हैं। उस दिन उनको समझ में आ गया और वो आज भी रेपिस्ट का विरोध करते हैं और कहते हैं उन्हें जिंदा जला देना चाहिए। तो इस तरीके से नावेद ने बहुत सारे सोशल मैसेज दिए। वो बोलते हैं कि आगे बढ़ने के लिए ज़मीन से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऊंचाई पे जाना चाहते हैं तो पहले नीचे आइए। इसीलिए वो बोलते हैं कि दोस्तों के साथ रहो, क्योंकि दोस्तों से ज़्यादा नीचा तो आपको कोई नहीं गिरा सकता है। हमेशा बोलते हैं क्या बे, मेरी कॉपी नकल करके पास हुआ है और तू बोलेगा मुझे, इस तरह की बातें करते हैं। वो बोलते हैं कि मैं अभी भी बहुत डाउन टू अर्थ हूँ। आज भी वो छुट्टियों के दिन, वीकेंड में बड़े बड़े मॉल में या बहुत बड़े बड़े होटल्स में नहीं जाते हैं, बल्कि दिल्ली की गलियों में जाते हैं, पुरानी दिल्ली में जाते हैं कंटेंट के लिए, और वहाँ लोगों से बात करके उसी कंटेंट को वो रेडियो पे डाल देते हैं। वो आज भी अपने सुबह के शो पे आधे घंटे पहले पहुँचते हैं और गार्ड से बात करते हैं। और वो बोलते हैं, मैं जब लोगों से बात करता हूँ तो मैं उन्हें सुनना ज़्यादा पसंद करता हूँ, ताकि मेरे पास बहुत सारा कंटेंट आ जाए और मैं उसे आम जनता से कनेक्ट कर पाऊँ। वो दिल्ली का एग्ज़ाम्पल, पुरानी दिल्ली का एग्ज़ाम्पल देते हुए बताते हैं कि वो एक बार गए थे दिल्ली, तो एक चाची हैं और एक चाचा हैं जिनसे वो मिलते हैं। तो उस दिन चाची बड़ी नाराज़ थी। चाची बोलती हैं, देख नावेद, तेरे चाचा ने ज़िंदगी भर कुछ नहीं किया, सिर्फ बीड़ी पिए, सिर्फ बीड़ी पिए। चाचा बोलते हैं, अरे नावेद मैंने कुछ नहीं किया, इतनी पुताई की, वो जो पेंट वाले होते थे वो बोलते थे उसको पुताई करना, मैंने इतनी पुताई दी। तो चाची ने बोला, हाँ नावेद, ये जो आसमान है ना, ये पहले पीला था, तेरे चचा ने इसे पोत पोत के नीला कर दिया। नावेद बोलते हैं कि आपको दिल्ली की गलियों में, लोकल मार्केट में ऐसे ऐसे कंटेंट मिलेंगे कि किसी पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, बस उसको डाल दो सीधा और वो शो सुपर हिट होगा। नावेद नावेद आज भी पिज़्ज़ा को मोटी रोटी कहते हैं। वो और उनकी जो सिस्टर थी, वो लोग जब बस से जाते थे तो बड़े बड़े होटल्स को कहते थे, उनकी बहन कहती थी, भाई पता है इस होटल में एक मोटी सी रोटी मिलती है जिस पे ये लगा होता है। तो नावेद ने पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक को लेकर के सोशल मीडिया पे या रेडियो पे ऐसी बात कर दी है कि पिज़्ज़ा की कंपनी और कोल्ड ड्रिंक की कंपनी नावेद के शो को स्पॉन्सरशिप देती हैं। वो हमेशा, वो होता है ना वोकल फॉर लोकल, मोदी जी का जो है, वो हमेशा उस तरीके से रेडियो पे बात करते हैं और हिट हो जाते हैं। वो बताते हैं उनके गांव में अगर शादी में कोल्ड ड्रिंक रख दी जाती थी उस ज़माने में, तो दुल्हन की विदाई 2 घंटे लेट से होती थी। क्यों? क्योंकि सारे लोग कोल्ड ड्रिंक के लिए लड़ जाते थे। तो इस तरीके से नावेद ओरिजिनल होने की बात कहते हैं। वो 7 लाख पर मंथ कमाते हैं, 10 मिलियन वर्थ है उनके पास, उतने पैसे हैं, सामान है उनके पास, ऑडी, BMW, स्विफ्ट डिज़ायर जैसी कार हैं। उनकी एक वाइफ है साहिस्ता, उनकी बेटी है जोया, उनका बेटा है रफ़ीक। वो एक्चुअली अपनी पर्सनल लाइफ को इतना ओपन नहीं करते हैं क्योंकि वो बहुत डाउन टू अर्थ रहना चाहते हैं। किसी को नहीं बताना चाहते हैं कि मैंने कितनी सक्सेस पा ली है। लेकिन नावेद को आप फॉलो करते रहिए, और अगर आप आरजे बनना चाहते हैं, आरजे के बारे में सोचना चाहते हैं, तो नावेद को ज़रूर फॉलो कीजिए और नावेद से सीखिए कि वो किस तरह ओरिजिनल बन कर के आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप आरजे बनना चाहते हैं तो आपके पास 3 तरीके के प्रोग्राम होते हैं। एक तो हर रेडियो वाला आरजे हंट कराता है। दूसरा ये है कि आप बैकएंड काम कर सकते हैं। बैकएंड में आपको काम करने के लिए क्या होगा कि आप कस्टमर ला सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं रेडियो के लिए, रेडियो का टेक्निकल काम कर सकते हैं, उसके लिए भी वैकेंसी पेपर में या बहुत सारी जगहों पे आती है, आप वो काम कर सकते हैं। तीसरा काम आप क्या है कि आप आरजे भी बन सकते हैं। वो उसमें ज़रूरी नहीं है कि हर समय आरजे हंट कराया जाए, उसका भी इश्तिहार पेपर में आता है, सोशल मीडिया में आता है। अगर आप मॉस कॉम किए हैं और अगर नहीं भी किए हैं, आप नावेद की जगह तरह ओरिजिनल हैं, तो आप आरजे बन सकते हैं। इस फील्ड की सबसे अच्छी बात यह है कि आपके ऊपर प्रेशर कम है। इसमें लोग आपको जान सकते हैं,
आप अपने मन की बात आसानी से कह सकते हैं, लेकिन आपको पंक्चुअल होना पड़ेगा, आपको स्पॉन्टेनियस होना पड़ेगा और आपको आगे के बारे में सोचना पड़ेगा, उस तरीके से सोचना पड़ेगा जिस तरीके से आम जनता सोचती है और उसको मिलाना पड़ेगा। और इसमें जो स्टार्टिंग सैलरी होती है, अगर आप एज अ इंटर्न हैं तो आप 5,000 से 10,000 पर मंथ कमा सकते हैं। अगर आपने स्टार्ट किया है तो 25,000 से 35,000 कमा सकते हैं। और अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर हो जाते हैं, आपका शो चलने लगता है, क्या पता आप नावेद बन जाएं या नावेद से भी ऊंचे बन जाए। नावेद आज 7 लाख पर मंथ कमाते हैं। ये कहा जाता है कि वो हाईएस्ट पेड रेडियो जॉकी हैं। तो अगर आपको भी रेडियो में आना है तो नावेद को फॉलो करते रहिए, अच्छा करते रहिए, ओरिजिनल होते रहिए और बनते रहिए, लोगों को बताते रहिए। और अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।